Okay, students, so we have started this chapter, Earth in our solar system. आप सबको स्क्रीन दिख रही है? अगर आपको स्क्रीन दिख रही है, then you can give me a thumbs up. Yes, sir. Okay, great. Clear? Earth in our solar system. This chapter we have started. What does this picture depict? यहाँ से हमने start किया था, so it was showing a sky, and as we are going to proceed further, we have started with a Big Bang theory कि universe जो है, पूरा जो ब्रह्मांड है, वो किस तरीके से शुरू हुआ. तो उसमें क्या बताया था, पहले डेंस मैटर का एक बॉल थी बहुत बड़ी, जिसमें गैसेस भी थी, मैटर भी था. वहां पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से सारी चीजें टूट टूट कर दूर चली गई. और जब ये सारी चीजें दूर गई, तो उसमें जो गैसेस है वो जो अलग अलग जगह गई, वो क्या बन गई, वो बन गए स्टार्स, या फिर उसमें से एक स्टार सन भी है हमारे पास. ओके, और बाकी जो मटेरियल है उसमें से कुछ जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बन गए, कुछ जो है प्लैनेट्स बन गए, कुछ हेवनली बॉडीज में कन्वर्ट हो गए. क्लियर? एंड सेलेस्टियल बॉडीज आर व्हाट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप नाइट स्काई में देखते हो, सन, मून एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट, दोज आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज. सो दिस इज हाउ द यूनिवर्स स्टार्टेड. सो द यूनिवर्स स्टार्टेड विद अ बिग बैंग थ्योरी, एंड जो गैसेस की डस्ट जो इकट्ठी थी, दैट वाज नोन एज नेबुला. जो हमने लास्ट क्लास में किया था. वील हैव अ क्विक रिकैप, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव लर्नड अबाउट गैलेक्सीज. अब बताते हैं गैलेक्सीज क्या है. जहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी. जहाँ पे ढेर सारे स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज इकट्ठे हैं, उन्हें गैलेक्सीज कहते हैं. और एक गैलेक्सी में कितने मिलियन ऑफ स्टार्स होते हैं. क्लियर? और यूनिवर्स में क्या है, ढेर सारी मिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं, लाखों गैलेक्सियां यूनिवर्स में हैं. और जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, वो कौन सी गैलेक्सी है, दैट इज आकाश गंगा. हिंदी में उसे आकाश गंगा कहते हैं, इन इंग्लिश इट इज नोन एज द मिल्की वे. So after that we have done about stars and constellations. Stars, sun is also a star, but the difference between sun and other star is what, जो sun है वो अर्थ के बहुत ज्यादा पास है, तो that's why sun हमें इतना बड़ा और इतना हॉट लगता है. whereas जो बाकी स्टार्स है वो क्या, बहुत दूरी पर है, तो इसीलिए वो हमारे को ट्विंकल करते हुए रात में देखते हैं. अब कॉन्स्टेलेशंस क्या है? कॉन्स्टेलेशन जो है, इट इज नथिंग बट इट इज अ क्लस्टर ऑफ स्टार. वो एक तारों का समूह है जो किसी स्पेसिफिक आकार, मतलब जो कोई स्पेसिफिक शेप में होता है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन. जैसे कॉन्स्टेलेशन हमने यहाँ पर कौन सा किया था, ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशन. अब जो ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशन है, उसमें क्या है, वो एक स्पून के आकार में है. क्लियर? उसको हम हिंदी में सप्तऋषि भी कहते हैं. तो कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टार्स विच फॉर्म अ स्पेसिफिक शेप. जो एक कोई स्पेसिफिक शेप में आ जाता है, उसको अगर इमेजिनरी लाइन, अगर आप उन्हें लाइन से ड्रॉ करो तो वो एक शेप बन जाएगी. मैंने आपको फोटो भी शेयर की थी ग्रेट बियर की, सप्तऋषि की. ओके, अब Yes. ओके, ग्रेट. ओके, नाउ सन, सन एंड इट्स प्लैनेट. तो सोलर सिस्टम जो पढ़ा है, वो नाम जो सोलर सिस्टम पढ़ा है, वो लैटिन वर्ड है जो सन को सोलो कहता है. ठीक है, तो सन के उससे ही ये सारा सोलर सिस्टम का नाम पड़ा है. अब सन जो है, हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारे जो 8 प्लैनेट्स और जितनी भी हेवनली बॉडीज और हमारी सैटेलाइट्स है, उनके लिए सन की जरूरत क्यों है. आप ये देखें, क्योंकि आप देख रहे हो कि सारे प्लैनेट्स जो है वो किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ना. तो दैट्स व्हाई सन इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम, क्योंकि सन ने ही अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उनको जोड़ा हुआ है. क्लियर? और ये सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई सन इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. और जो सोलर सिस्टम नाम भी पड़ा है, सोलो का मतलब लैटिन में सन ही होता है. तो दैट्स व्हाई एक सन का सिस्टम है, दैट इज सोलर सिस्टम, जिसमें हमारी प्लैनेट अर्थ भी आता है और बाकी हमारे प्लैनेट्स भी आते हैं. अर्थ को मिला के टोटली देयर आर 8 planets and all the celestial bodies which are present in between, like moon and all the artificial
satellites which man has produced, it's okay, but all the natural satellites which all other planets are having. So now we have done about sun also, कि सन जो है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं. सन इज हैविंग हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड द सरफेस टेम्परेचर, मतलब सन जो है न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हुए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से क्या है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है वहां पे. और जब दो हाइड्रोजन आपस में फ्यूज करते हैं तो वो क्या हीलियम में कन्वर्ट होते हैं. तो सन का जो है, सन की जो हीट आ रही है उसको एक बार उसका जो है उसकी R&D की गई थी, तो वो हीट पता लगी कि हाइड्रोजन से जनरेटेड हीट है जो अर्थ तक पहुंच रही है. एंड द सरफेस टेम्परेचर इज अबाउट 6. और सन में जो सरफेस टेम्परेचर जो अनुमान लगाया गया है वो कितना 6000 डिग्री सेल्सियस, जो बहुत ज्यादा होता है. It is vital source of heat and light energy required by all form of life on earth. और ये जो है बहुत important है सोर्स क्या, लाइट एनर्जी का, जो अर्थ में मिलती है. और जो लाइट है जब वो सन से निकलती है और अर्थ में पहुंचने में टेक्स 8 मिनट लगते हैं उसको, इतनी ज्यादा दूरी है. जबकि लाइट की स्पीड से जाती होगी, आप खुद सोचते रहे होंगे, और स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट, तो इट टेक 8 minutes फॉर अ लाइट टू रीच sun. Okay, and this is a very beautiful diagram of a solar system. Look, कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है सोलर सिस्टम. What a beautiful way they have shown. So this is the solar system. This is sun. जो वर्ज में दिखाया है that is sun, and after that there comes Mercury, and after Mercury there comes Venus. Venus के बाद Earth. Earth is a blue planet. Why this planet is blue? This planet is blue because of water, the reflection of water. Okay, and after that there is Mars. Then there is Jupiter. The best part about Jupiter is that it is the biggest planet. हमारे सारे planets में it is the biggest planet. Then there is Saturn. Saturn वो planet है जिसके चारों तरफ एक ring बना हुआ है. Clear? And then Uranus, and at last we are having Neptune. So these are the planets, clear, which has been shown. Mercury जो है सन के पास है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा. नेपट्यून जो है वो सन से दूर है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होगा. Clear? So that's how these planets are there. In order to their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. That you know very well. The planets do not have their own heat and light. They reflect the light received from the sun. ये बहुत important चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए कि जो planet होते हैं उनकी अपनी light नहीं होती. वो जब भी कभी आपको चमक, देखिए अगर आप स्काई में देख रहे हैं तो आपको दो तरीके की चीजें दिखेंगी. एक तो ट्विंकल करती हुई चीजें, टिमटिमाती हुई चीजें. जो चीजें टिमटिमा रही हैं तो वो स्टार है, उन्हें तो आप सीधे डिफरेंशिएट, उनको आप अलग कर सकते हो कि जो टिमटिमा रही है चीज वो स्टार है, क्योंकि उसके अंदर अपनी हीट एनर्जी है जो कभी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और फिर वो एक रिलैक्सेशन मोड पर आ रही है, फिर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए वो टिमटिमाते हैं. तो दैट आर नोन एज स्टार्स. बट अगर आप कभी स्काई में देखें और आपको एक कांस्टेंट चमक से कोई चीज दिखती है कि मतलब एक कोई चीज है जो कांस्टेंटली चमक रही है, सो दैट इज व्हाट. अगर कांस्टेंट किसी में चमक है तो दैट मींस दैट इज अ प्लैनेट. प्लैनेट भी क्या है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो उसमें जो है उसमें वो ट्विंकल नहीं करेगा, वो कॉन्स्टेंटली एक सी लाइट देगा आपको. जैसे मून है वो ट्विंकल नहीं करता, और मून जो चमकता है, हमें मून दिखता है ना चमकते हुए, जो मून की चमक है वो आपको लगता है मून की चमक है, बट एक्चुअली स्पीकिंग मून के पास कोई एनर्जी नहीं है या कोई लाइट नहीं है. वो क्या करता है, वो सन की जो लाइट उस पर पड़ती है वो हमारे को दिखाई देती है. क्लियर? सन की जब लाइट उस पर पड़ती है वो हमारे को दिखाई देती है, इसलिए हमारे को मून चमकता हुआ दिखाई देता है. सो दैट इज द थिंग. सिमिलरली प्लैनेट्स पे भी, जैसे वीनस है, वीनस पे जो है जब लाइट पड़ती है सन की तो वो वीनस हमारे को एक ब्राइट स्टार की तरह दिखाई देता है, बट इट विल नॉट ट्विंकल. वो ट्विंकल नहीं करेगा, इट कांट ट्विंकल, बट एल्स इट इज अ ब्राइट स्टार. All the planets are spherical in shape. These are their distinctive feature. Okay, planet जो है spherical,
स्फेरिकल क्या है? स्फेरिकल एक शेप को कहते हैं। अगर स्फेरिकल का हम एग्जांपल दें, जो सबसे क्लोज और सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, आप क्रिकेट खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, तो उसमें जो बॉल होती है, बॉल किसके शेप में? स्फीयर के शेप में, ठीक है ना। गेंद की शेप जो होती है दैट इज अ स्फेरिकल शेप। क्लियर? तो स्फेरिकल शेप में सारे प्लैनेट्स उसी गोल शेप में, सर्कल के शेप में नहीं है। बॉल में देखिए, सर्कल और स्फेरिकल शेप में फर्क है। सर्कल तो हो गया जो आप कॉपी पे ड्रॉ करते हो, बट स्फेरिकल शेप क्या होगी? जो बॉल, अगर आपने एक फुटबॉल देखी है या आपने क्रिकेट की बॉल देखी है, तो इट इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल शेप। तो सिमिलरली जितने भी प्लैनेट्स हैं दे आर ऑन spherical shape. So what are the distinctive features of these planets? First, we'll learn by and by. Venus is the brightest object in the sky after sun and moon. sun तो सबसे ज्यादा brightest है, उसके बाद हमारे को moon लगता है brighter. क्लियर? मून को किससे लाइट मिलती है? मून को जो लाइट मिलती है वो मिलती है सन से। क्लियर? मून को सन की लाइट मिल रही है तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। सन जो डायरेक्ट लाइट देता है तो वो सबसे ज्यादा ब्राइट है। इट इज ऑफन कॉल्ड द मॉर्निंग। अच्छा हाँ, एक चीज और है, वीनस को मॉर्निंग स्टार इसलिए कहते हैं कि बहुत बारी क्या हो जाता है, जब रात खत्म हो जाती है और सुबह हो जाती है, तो अर्ली मॉर्निंग, सुबह जब शुरुआती सुबह होती है, तो आपको एक तारा चमकता हुआ दिखेगा। वो एक्चुअली वो उस टाइम पे वो तारा नहीं होता, वो वीनस ही होता है, क्योंकि वीनस पे सन की लाइट पड़ रही होती है, तो उजाले में भी हल्का चमकता हुआ थोड़ी सी सुबह तक दिखता है, अर्ली मॉर्निंग तक, थोड़ी देर तक, तो उसके बाद वो दिखना बंद हो जाता है। तो इसलिए वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। when it is seen in the sky before sunrise, and the evening star when it is seen in the sky after sunset. clear? तो इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्लियर? तो क्योंकि सनसेट के बाद भी दिखाई देता है, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये मॉर्निंग में सनराइज के बाद भी थोड़े टाइम तक दिखता है। प्रॉपर सनराइज नहीं, अर्ली मॉर्निंग, जब सन जो है बहुत धीरे धीरे अपनी लाइट दे रहा होता है, तो अर्ली मॉर्निंग होती है, उस टाइम की बात है ये। तो दैट टाइम यू कैन सी वीनस। अब मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। मार्स हैज रेडिश अपीयरेंस as it is referred to the red planet. मार्स का जो सरफेस है वो रेडिश अपीयरेंस में है, तो मार्स इज नोन एज अ रेड प्लैनेट। सैटर्न हैज रिंग्स अराउंड इट। सैटर्न आपने देखा था, उसमें रिंग्स है उसके चारों तरफ। तो it is a different kind of a planet. It is the only planet which is having a ring around it. और जो ring है, that ring is of एक celestial bodies है जो उसकी चारों तरफ घूम रही है, तो उसका एक रिंग बना हुआ है उसका, सैटर्न का। उसमें कुछ डस्ट भी है, कुछ गैसेस भी हैं, जो जिसने ये रिंग बना रखा है। जुपिटर, यूरेनियस एंड नेपट्टून आल्सो हैव रिंग अराउंड देम। और इनके भी चारों तरफ होते हैं, बट वो इतना प्रोमिनेंट रिंग नहीं होते जैसे सैटर्न के होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, बिकॉज दे आर आल्सो हैविंग देयर नेचुरल सैटेलाइट्स। तो उसका भी रिंग काफी हद तक होते हैं, बट दे आर नॉट दैट प्रोमिनेंट एज सैटर्न हैज। जैसे सैटर्न का रिंग दिखता है, जैसे यहाँ पर अगर हम ऊपर फिगर में देखें तो सैटर्न का प्रॉपर रिंग दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। क्लियर? So that is a good thing. So these are something which they have told about the planets. Now let us start further. Okay, अब जो है we are going to take first 4 planets from sun. So first 4 planets, जो पहले 4 planets हैं जो sun के पास हैं, those are known as the inner planet. Why they are known as the inner planet? As they are made up of rock, they are also called terrestrial planets. ओके, ये इनर प्लैनेट है। अगर आप ये देखो सोलर सिस्टम के डायग्राम में, तो 1 2 3 4 मींस सन के बाद जो मरकुरी हो गया, फिर वीनस हो गया, फिर अर्थ हो गया, आफ्टर दैट मार्स। तो जो फर्स्ट 4 प्लैनेट है, दिस वी कंसीडर एज इनर प्लैनेट। इसको हम इनर प्लैनेट में कंसीडर करते हैं। दीज आर इनर प्लैनेट। ओके, दीज प्लैनेट। ओके, एंड these planets are made up of rocks. ये जो planets हैं जनरली किससे फॉर्म हुआ है इनका? They are made up of rocks. ये rocks के फॉर्म में है। क्लियर? एंड दिस, और उसके बाद के जो 4 प्लैनेट है, स्टार्टिंग फ्रॉम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून, सो दीज प्लैनेट आर कंसिडर एज आउटर प्लैनेट। इन्हें क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट। मींस टोटल 8 प्लैनेट है। क्लियर? टोटल 8 प्लैनेट में जो है, फर्स्ट 4 planets are inner planet,
नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स आर आउटर प्लैनेट. क्लियर? अगर हम इसको 4 मतलब 4 के ग्रुप में डिवाइड कर ले, 4 इधर रख ले, 4 उधर रख ले, तो these 4 are inner planet and these 4 are outer planet. These 4 planet are outer planets. Okay, clear? And these the first 4 planets are made up of rock, so they are known as terrestrial planets. Okay. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are known as outer planet. We also call them gas giant as they are made up of gases with very small rocky cores. अब ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून है, ये जो प्लैनेट्स हैं, इनमें क्या है, इनमें गैसेस की कंपोजिशन ज्यादा है. रॉक तो है ही इनमें, पर रॉक के साथ साथ इनमें गैसेस भी बहुत ज्यादा है इन प्लैनेट्स के बीच में. क्लियर? तो उसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनको गैस जाइंट्स के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज दे आर हैविंग गैसेस with small rock cores. The solar system has 5 officially recognized dwarf planets. They are Creek, Mega, Pluto, Irish and Humina. Okay, solar system में जो है अब ये ड्रॉफ प्लैनेट, ड्रॉफ का मतलब क्या होता है कि बहुत, ड्रॉफ का मतलब होता है, अगर इंग्लिश डिक्शनरी मीनिंग ड्रॉफ का देखो तो ड्रॉफ का मतलब होता है जो छोटे कद का होता है. क्लियर? तो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि ये भी कुछ ऑफिशियली 5 प्लैनेट्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया हमारे सोलर सिस्टम में. उसमें क्या है, सिरस, मेक, प्लूटो, एरस एंड ह्यूमिना, ये प्लैनेट्स है. इवन मैं आपको बताता हूँ प्लूटो के बारे में, जब हम छोटे थे तो हमारे को प्लूटो 9th प्लैनेट पढ़ाया गया था. तब उस टाइम पे 9 प्लैनेट हुआ करते थे, लास्ट में वो प्लूटो लिखते थे. बट फिर आगे जो है इस पे रिसर्च और डेवलपमेंट और बाद में पता लगा कि प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, बट इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट. बहुत छोटा है, बाकी प्लैनेटों के हिसाब से बहुत छोटा है, बट है ड्वार्फ प्लैनेट. तो फिर उसके बाद इन्होंने प्लूटो को सोलर सिस्टम की स्टडी से फिलहाल के लिए हटा दिया है. तो अब जो है, अगर आप वैसे देखना चाहें तो दे, फॉर योर नॉलेज यू कैन कीप देम दैट दे आर द ड्वार्फ प्लैनेट्स. आफ्टर नेपट्यून ये भी कुछ प्लैनेट्स हैं छोटे छोटे जो बहुत दूरी पे चल रहे हैं सन के चारों तरफ. But these are the dwarf planet. But for the records, अगर आपको सोलर सिस्टम में पूछा जाए कि actually how many planets are there, so as on date on the records, these are the 8 planets. First 4 are inner planet, they are made up of rock, and last 4 are outer planet. They are specially made up of rocks and they are having huge mass of gases. Okay. So this is all. So our planet Earth is the 5th largest planet and 3rd nearest planet to Sun. It is spherical shaped, slightly flattened at the poles and bulge out at the equator. This shape is described as an oblate spheroid. Okay. अब ये जो है अर्थ के बारे में बता रहे हैं कि अर्थ किस तरीके का प्लैनेट है. एक तो स्फेरिकल, इट इज जस्ट लाइक अ बॉल. क्लियर? बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस बता रहे हैं. अब इसमें क्या चेंजेस बता रहे हैं कि अर्थ इज एक तो 5th लार्जेस्ट, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें लार्जेस्ट इज जुपिटर एंड अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट. अगर सारे प्लैनेट्स को देखा जाए कि कितना बड़ा है अर्थ उसके हिसाब से, तो 5वीं पोजीशन पे अर्थ आएगा. क्लियर? एंड द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन. और उसके बाद जो है, कितने प्लैनेट्स के बाद अर्थ आता है? ओके, कितने प्लैनेट्स के बाद अर्थ आता है? मरकुरी, वीनस एंड देन कम्स अर्थ. तो मतलब 3rd पोजीशन पे अर्थ आता है. क्लियर? स्फेरिकल शेप में, बट ये कह रहे हैं कि जो इसके ऊपर और नीचे के जो हिस्से हैं, टॉप एंड बॉटम, ये हल्के से फ्लैट है. हल्के से फ्लैट, ज्यादा फ्लैट नहीं है, हल्के से फ्लैट है. और इक्वेटर की तरफ से हल्का सा बल गया, मतलब इक्वेटर की तरफ से हल्का सा और घुमावदार है. तो इट इज ऑलमोस्ट अ स्फेरिकल शेप. ओके. अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर विच लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ. अर्थ में लाइफ कैसे एग्जिस्ट है, अर्थ में हम कैसे जिंदा है. क्लियर? तो इसमें जो सबसे पहला आपको दे रखा है दैट इज मॉडरेट टेम्परेचर. यहाँ का टेम्परेचर ठीक है,
अगर आप अर्थ के आगे की तरफ वीनस या फिर मरकुरी पे जाओगे तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, और फिर अगर आप अर्थ से और आगे की मतलब अर्थ से सन की तरफ चलोगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और अर्थ से मार्स और उसकी तरफ नेपच्यून की तरफ चलना शुरू करेंगे तो बाकी प्लैनेट्स का टेम्परेचर बहुत कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि सन से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जैसे ही सन से हम दूर होते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर लेवल है, क्योंकि सन हीट देगा, टेम्परेचर लेवल हमारा क्या होगा, ड्रॉप करना शुरू करेगा। और जब टेम्परेचर लेवल ड्रॉप करता जाएगा तो क्या होगा, सर्दी बढ़ती जाएगी, और ज्यादा ठंड में भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो अर्थ का जो टेम्परेचर एकदम एग्जैक्ट है लिविंग के लिए, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, सो दैट इज गुड फॉर लिविंग। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि अर्थ में लाइफ क्यों पॉसिबल है, अर्थ में लाइफ इसलिए पॉसिबल है बिकॉज अर्थ में जो है एटमॉस्फेयर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? अगर एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन पूछें तो एटमॉस्फेयर क्या है? एन एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो हवा का एक समूह बना हुआ है, जो हवा है चारों तरफ, एटमॉस्फेयर जिसको हम एयर भी कहते हैं। एटमॉस्फेयर अगर आप इसे सिंपल टर्म्स में लो तो इट इज नोन एज एयर ऑल्सो। हमें सांस लेने के लिए हवा की तो जरूरत है ना। क्लियर? तो एटमॉस्फेयर का जो एक लेयर है अर्थ के चारों तरफ, उसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। अब एक चीज और है, अब आप ये भी सोचेंगे कि सर अर्थ के चारों तरफ है, बाकी जगह नहीं है। हाँ, बाकी जगह नहीं है। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर की लेयर इसलिए है क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ के पास अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, आप अर्थ पे खड़े हो जाते हो, आप उड़ते तो नहीं हो ना अर्थ पे। अर्थ ग्रेविटी से नो आपको सर। अर्थ ग्रेविटेशनल पावर से आपको अपने अपने पर खड़ा करके रखा हुआ है उसने। ठीक है ना? क्लियर? आप चल सकते हो इस पे, पेड़ पौधे सब उग जाते हैं इस पे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी ने सारी चीजें खींच रखी हैं। तो सिमिलरली अर्थ के पास ग्रेविटी है, तो सिमिलरली जो अर्थ ने एटमॉस्फेयर या जो थिन लेयर ऑफ एयर है वो भी कैसे बनाई? ग्रेविटी की वजह से बनाई। ग्रेविटी थी, ग्रेविटी ने एयर को पकड़ के रखा हुआ, और एयर को पकड़ के रखा हुआ है तो क्या हुआ, एयर यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से रुकी हुई है। क्लियर? which consist of gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide and ozone. Okay. Earth is surrounded by the atmosphere which consists of gases such as nitrogen. Nitrogen सबसे ज्यादा है अर्थ पे. Nitrogen is almost 78% or so. Oxygen, carbon dioxide and ozone. All of which is necessary for plant and animal life. Okay, ozone के बारे में आपको मैं बताता हूँ. What is ozone gas? ऑक्सीजन तो आपको पता है हमारे को जरूरत पड़ती है. क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा अर्थ पे, आई थिंक ऑलमोस्ट 22%, देन कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड डस्ट पार्टिकल, दे आर ऑलमोस्ट 1% और इवन लेस देन दैट. ओके, क्लियर? इंक्लूडिंग ऑल. अब ओजोन क्या है? ओजोन एक लेयर है गैस की. अब ओजोन जो गैस है वो क्या है, वो अर्थ के ऊपर के एटमॉस्फेयर का जो ऊपर की लेयर है ना, आप कुछ 1000 किलोमीटर ऊपर चलेंगे तो आप ओजोन लेयर पे पहुंचेंगे. क्लियर? अब जो ओजोन लेयर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है हमारी लिविंग के लिए. ओजोन लेयर का क्या काम होता है? ओजोन लेयर का ये काम है, जो सन जो अपनी लाइट नीचे भेजता है ना, उसके अंदर हार्मफुल रेज होती हैं. मतलब बहुत सी ऐसी रेज है जो अगर डायरेक्टली नीचे आ जाए, अर्थ पर आ जाए, तो वो नुकसान देगी. नुकसान कैसे देगी कि उससे एक तो पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे क्योंकि कुछ उसमें हार्मफुल एलिमेंट्स है, और उसके साथ साथ क्या होगा, अगर ह्यूमन या एनिमल को वो लाइट सीधे पड़े सन की तो उनको कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है. तो सिमिलरली उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ऊपर एक लेयर है, दैट इज नोन एज ओजोन. क्लियर? अब इस लेयर का क्या फंक्शन है? ओके, ओ इसका होता है केमिकल रिप्रेजेंटेशन. इस लेयर का ये फंक्शन है कि जितने भी हार्मफुल रेज है सन की, अल्ट्रावायलेट, वो उनको वहीं रोक लेता है. क्लियर? और जितनी अच्छी रेज है उनको नीचे भेज देता है. तो जितनी भी हार्मफुल रेज है इनको ये वहां पे रोक लेती है ओजोन लेयर. क्लियर? उसके बाद जो बाकी जो जरूरत की लेयर्स है, थोड़ी बहुत तो अल्ट्रावायलेट आती है सन के थ्रू, बट वो है हमारे यूज की है, हमारे को कोई हार्म नहीं देती. उसके साथ साथ और क्या आता है? उसके साथ साथ अल्ट्रावायलेट के साथ साथ इंफ्रारेड रेज आती है जो थोड़ा बहुत हीट देती है, जिससे लाइफ पॉसिबल है. अगर सन ना हो तो या तो पूरी अर्थ में तो बर्फ जम जाए. क्लियर? तो सन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो सिमिलरली ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओजोन लेयर को आजकल बहुत बड़ा थ्रेट भी है. क्यों? क्योंकि पोल्यूशन लेवल जैसे
बढ़ता जाएगा, वहां से ओजोन लेयर डिप्लीट मतलब खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर है, जो काफी 1000 किलोमीटर ऊपर मिलती है, ऑनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये सब इनकी लेयर्स होती है अलग अलग। एटमॉस्फेयर उसमें एक ओजोन लेयर होती है, तो वो हमारे को हार्मफुल रेज जो है सन की, उससे बचाती है। क्लियर? और जो जो नेसेसरी है रेज प्लांट्स और एनिमल के लिए, वो नीचे भेजती है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब वाटर देखो, लाइफ के लिए तो 3 चीजें चाहिए, ठीक है? मॉडरेट टेम्परेचर, टेम्परेचर ठीक होना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्मी होगी तब भी लाइफ नहीं हो पाएगी, पेड़ पौधे जल जाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे। क्लियर? ज्यादा टेम्परेचर में तो हम नहीं रह पाएंगे ना, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो हम जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर? सूटेबल एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर सूटेबल होना चाहिए। थर्ड एंड नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर से हमारे को एयर मिलेगी, एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज दैट वी नीड वाटर फॉर सर्वाइवल। पानी चाहिए हमारे को। पहले तो टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, देन आफ्टर दैट एटमॉस्फेयर मींस एयर होनी चाहिए, हमें सांस लेने के लिए कुछ होना चाहिए। क्लियर? एंड थर्ड थिंग इज वाटर, पानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेड़ पौधे भी कुछ अपना फल बनाएंगे, आपके लिए कुछ खाना बनाएंगे, तो उसके लिए भी पानी जरूरी है। आपको भी जीवन के लिए पानी जरूरी है, बिकॉज हमारा क्या है, हमारी बॉडी में 70 to 80% इज वाटर। वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्लियर? तो वाटर इज इंपॉर्टेंट, सो वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर लिविंग। सो ये 3 चीजें हैं जो अर्थ पर है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। क्लियर? Yes, sir. और इसके अलावा क्या है, सनलाइट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। सनलाइट है, सनलाइट किस लिए इंपॉर्टेंट है? प्लांट्स तो खाना तभी बनाएगा ना जब उसको सनलाइट मिलेगी। प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? What all does it require? It requires, एक तो सबसे first of all sunlight. After that, what all plant need? Water, soil, मिट्टी चाहिए जहां से वो मिनरल्स ले सके, एंड सनलाइट, वाटर, सॉइल एंड एयर। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है अगर हम देखा जाए अर्थ में प्रॉपर उससे, तो इसलिए यहाँ पे लाइफ फीजिबल है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है? क्लियर? So students, we are going to keep our class till here only, and in the meantime what I will tell you, मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इस चैप्टर को डेवलप करना है। What you can do, you can make notes out of this chapter. आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है? नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है आप पूरे का पूरा चैप्टर लिखो। इस चैप्टर में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आप लिख सकते हो नोट्स में, शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको कभी रिवाइज करना हो तो आप नोट जल्दी से पढ़ लो, तो आपका वो चैप्टर जल्दी से रिवाइज हो जाए। क्लियर? So in note you can write about universe, Big Bang theory. ठीक है? क्लियर? बिग बैंग थ्योरी के बारे में लिख लो, gigantic explosion, ठीक है ना, which created universe is Big Bang theory. निबुला के बारे में लिख सकते हैं आप। ठीक है? सेलेस्टियल बॉडीज की डेफिनेशन लिख सकते हो। क्लियर? अच्छे फॉर्म में लिखना, अच्छे तरीके से सेलेस्टियल बॉडी बोल्ड में लिखो, उसके सामने उसकी डेफिनेशन लिखो, जो चीज रीडेबल हो। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब आप नोट्स बनाओगे एज यू आर इन बिगर क्लासेस, तो आपको पिक्चर्स का यूज करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना? जितना पिक्चर बना सकते हो उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है ना, हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चर्स को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। हमारे को लिखा हुआ उतना जल्दी याद नहीं होता जितनी जल्दी फोटो से याद हो जाता है। तो आप डायग्राम्स बना सकते हो, पिक्चर बना सकते हो, जैसे कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताया था। बट ये जो कॉन्स्टेलेशन है ना, ये टू एन एक्सटेंट ग्रेट बियर जैसा लगता नहीं है। क्लियर? तो आप एक ग्रेट बियर का जो मैंने आपको ग्रुप में डायग्राम भेजा है, उससे आप कॉन्स्टेलेशन का डायग्राम बना सकते हो, तो वो आपको याद रहेगा। क्लियर? एंड देन यू कैन मेक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को बनाने के लिए सन के बारे में डेफिनेशन दे सकते हो, उसके बाद आप सोलर सिस्टम को ड्रॉ कर सकते हो प्लैनेट्स के साथ कितनी सुंदर तरीके से। इससे कैसे आपको रिटेन रहेगा, इनके बारे में लिख सकते हो, प्लैनेट्स का क्या काम हो सकता है, सब कुछ। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू, यू शुड मेक नोट्स। सो इट वुड बी अ रेडीमेड मटेरियल जो आपको आगे पढ़ाई में आपको यूज करेगा। एंड नाउ यू आर इन हायर क्लासेस, यू विल रिक्वायर नोट्स फॉर स्टडी, एंड प्लीज बी डिसिप्लिन्ड। हर टाइम पेरेंट्स और हम आपको नहीं कहेंगे पढ़ने के लिए, आपको अपनी पढ़ाई खुद करनी है, आपने खुद अपना टाइम निकालना है, अपना टाइम टेबल बनाना है। सो प्लीज बी सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप सब लोग बड़े हो जाएंगे तो हर बारी मम्मी पापा या सर मैम नहीं आएंगे आपको करेक्ट करने। आपको अपना डिसिप्लिन बनाना है, आपको खुद पता होना चाहिए मुझे कितने बजे बैठना है, उठना है, पढ़ना है, क्या मेरे टाइमिंग्स है, मैंने क्या क्या करना है। तो अब जो पढ़ाई है आपकी यहाँ पर, हम तो आपकी हेल्प कर ही रहे हैं, बट नाउ द एजुकेशन शुड बी लर्नर ओरिएंटेड। लर्नर ओरिएंटेड मतलब आप लर्नर्स हो, आपको ज्यादा ध्यान देना है पढ़ाई पे।
क्लियर? टीचर ओरिएंटेड पढ़ाई थी पहले, स्कूल में आते थे, टीचर बताते थे, टीचर कराते थे, टीचर देखती थी, बट अब लर्नर ओरिएंटेड पढ़ाई। ओके, मेरे को काम मिला है, बट मैं बीइंग अ लर्नर आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग माय वर्क। तो लर्नर का ओरिएंटेशन ज्यादा लाओ, आपकी तरफ से एफर्ट होने चाहिए, साथ साथ में वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। क्लियर? अर्थ इज नोन एज अ ब्लू प्लैनेट, you can write this, and these 3 points are very important. Why the life is there on earth, कि life earth पे क्यों है? So these 3 points are important कि life इसलिए है earth पे क्योंकि because of these 3 things: temperature is proper, atmosphere is proper, presence of water. Clear? So this is the important thing, and then on the next class we'll go further. Till then, bache, take care. Okay, make your notes, study well, and please obey your parents. Okay, take care of your parents and all other in your families. Take care, beta. God bless you all. Bye. Bye, beta. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, beta. Bye, beta.